हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें वास्तविक संख्या दिया गया है। इस वास्तविक संख्या के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। मैंने ऑलरेडी इससे पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट 1 करा रखा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी संख्या हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जिसका प्रयोग करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इंट्रोडक्शन पार्ट 1 को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। आज हम जानेंगे वास्तविक संख्या होता क्या है। इसके पहले स्टूडेंट्स हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि पूर्णांक संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है और सहअभाज्य संख्या क्या है, और परिमेय और अपरिमेय भी मैंने आपको उसमें बताया था। तो चलिए इसमें हम आज जानेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्या को स्टार्ट करने से पहले यहाँ देखिए, सर्वप्रथम हम संख्या के बारे में जानेंगे कि संख्या होता क्या है। ये देखिए, ये मेरा संख्या, इसके बारे में हम पहले जानेंगे संख्या क्या होता है। संख्या हम किस चीज को कहते हैं? वो गणितीय वस्तुएं जिसका उपयोग हम गिनने और मापने के लिए करते हैं, उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं दुकान में जाते हैं तो आप कोई सामान खरीदते होंगे। तो जो भी आप सामान खरीदते हैं, तो वहां पे दुकानदार आपको कहता हो कि मैं आपको 1 kg दे रहा हूं। जरूर एक बोलता है, तो जो एक बोलता है वो मेरा क्या है? वो मैथमेटिक्स की भाषा है, तो वो मेरा क्या हो गया? वो संख्या हो गया। उसी तरह सपोज कीजिए कोई आदमी खड़ा है, वहां पे 5 आदमी खड़ा है, तो आपको बोलेगा कि 5 आदमी खड़ा है। क्यों? क्योंकि 5 आदमी खड़ा है तो 5 ही बोलेगा, और वो जो 5 होगा वो मेरा मैथमेटिक्स का भाषा होता है। ठीक है, तो संख्या क्या होता है? किसी वस्तु को गिनने के लिए हम प्रयोग करते हैं और मापने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे दुकान में जाते हैं तो कोई सामान खरीदते हैं, तो उससे हम मापते हैं 1 kg 2 kg ऐसे करके, तो मापने के लिए भी इसका प्रयोग हो गया। साथ ही साथ किसी व्यक्ति को गिनने के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं। व्यक्ति या वस्तु कोई भी हो, उसके गिनने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए, संख्या मेरे पास कुल 10 ही होता है, 10 से ज्यादा संख्या नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सभी मेरे संख्याएं हैं। ये मेरा 10 संख्या है, जिसके बारे में हम जानेंगे। आइए इसके मेमोराइज करते हैं कि ये क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ये जो है यहां से लेकर यहां तक, 1 से लेकर और अनंत तक क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, और जब हम प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देते हैं तो मेरा पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है जी, ये मेरा क्या हो गया? 0 जोड़ देंगे तो मेरा पूर्ण संख्या हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि ये 0 क्या है, परिमेय संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो परिमेय संख्या तो यह है ही, लेकिन ये जो 0 है ये मेरा सम संख्या नहीं है और ना ही विषम संख्या है। तो फिर ये क्या है? ये जो मेरा 0 है, ये मेरा होल नंबर है। होल नंबर मीन्स क्या हुआ? पूर्ण संख्या। 0 हमेशा पूर्ण संख्या होता है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। आपको नहीं कहना है कि जो 0 है वो मेरा विषम संख्या है या सम संख्या है। 0 ना तो विषम होता है और ना ही सम होता है। ठीक है, ये मेरा पूर्ण संख्या होता है। उसके बाद आइए इसको देखते हैं, ये मेरा 1 क्या है? 1 जो है ये मेरा ये मेरा है सहअभाज्य संख्या। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वैसी दो संख्याएं जिसका मशक केवल 1 हो, वो मेरा सहअभाज्य संख्या कहलाता है। तो जिसका भी मस हम कर रहे थे वो मेरा 1 आ रहा था, तो मेरा क्या हो जा रहा था? सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या क्या होगा? 1 होगा। 1 को हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, 0 को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, और ये जो 2 है इसको हम सम संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है, और सबसे छोटा सम संख्या भी 2 ही होता है। एक बार और समझिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा, और सबसे छोटा सम संख्या भी 2 ही होगा। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? भाज्य संख्या। ये देखिए, ये मेरा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है जी? 4। वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लग जाए। ये देखिए, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यही है मेरा भाज्य संख्या। अब हमने पढ़ा था सम और विषम। सम क्या होता है जी? जो 2 के टेबल में हो वो मेरा सम होगा, और जो 2 के टेबल में ना हो वो मेरा विषम होगा। ये तो मैंने पहले पढ़ा था। मेरे पास कुल कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं होती है। उसके बाद 11 12 जो भी है वो हम क्या करते हैं? इन सभी के मिक्सचर से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 100 लिखना चाहते हैं, तो 1 पे डबल 0 लगाएंगे, मिक्सचर करेंगे तभी 100 बन पाएगा। उसी तरह सपोज करिए कि हम 33 लिखना चाहते हैं, तो 2 बार 3 को लिखेंगे तब बन पाएगा। लेकिन वास्तविक क्या होता है? वास्तविक में मेरे पास 10 ही होते हैं संख्याएं। ठीक है, अब देखिए, संख्या तो हमने जान लिया। अब संख्या के प्रकार कितना होता है वो जानेंगे। वास्तविक संख्या जानने से पहले हम संख्या की प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। स्टूडेंट्स, संख्या को बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। ये जो वास्तविक संख्या है ये हमें क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, जो कि मेरा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या।
लेकिन ये जो काल्पनिक संख्या है इसको हमें इस क्लास में नहीं पढ़ना है, ये हमें अपने ऊपर वाले क्लास में पढ़ना है 11th और 12th में। जब हम 11th और 12th में जाएंगे तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का मिलेगा चैप्टर, जिसमें हमें पढ़ना पड़ता है काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या, दोनों का संग्रह होता है। वो एक पूरा ब्रांच होता है काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या का, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये तो हमें क्लास 11th और 12th में पढ़ना है, लेकिन ये जो है मेरा वास्तविक संख्या, ये हमें अपनी इस क्लास में पढ़ना है। क्लास 10th में और क्लास 9th में हमने इसको अध्ययन करना है। तो ये देखिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि इसका जरूरत नहीं है अभी, तो हम सिर्फ इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो ये वास्तविक संख्या होता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो यहाँ देखिए, वास्तविक संख्या को हम बेसिकली दो भागों में विभक्त करते हैं। एक तो होता है वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिल जाए तो वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप का होता है, और जहाँ जो ये p और q है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q मेरा कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इसमें मेरा तीन शर्त है, एक तो ये p/q के रूप का होना चाहिए परिमेय संख्या, और एक वो पूर्णांक होना चाहिए, और एक क्या है कि उसका जो q है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमने आपको पहले भी बता रखा है। परिमेय संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q कभी भी जीरो को बराबर ना हो। ठीक है, उसी तरह ये देखिए, ये अपरिमेय संख्या है, ये सेम इसका विपरीत होता है। वैसा संख्या जो p/q का रूप का ना हो, ये p/q का रूप का नहीं होता है। अ मतलब होता है नहीं, और परिमेय मतलब परिमेय, मतलब वैसा संख्या जो परिमेय ना हो। तो क्या हो गया, इसका सेम उल्टा डिफिनेशन हो जाएगा। वैसा संख्या जो p/q के रूप में ना हो वो मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जहां p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होगा वहां पे p और q। ठीक है, सेम इसके विपरीत हो जाएगा। लेकिन q का मान यहां भी जीरो आप नहीं रख सकते हैं, q का मान कहीं भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा समझाया था। इसके बारे में हम डीपली बात करेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि ये जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनता है। तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से हमें वो वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर भी बोल देते हैं। आइए नीचे देखते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। ये देखिए, ये परिमेय और ये अपरिमेय, इन दोनों को मिलाने से मेरा वास्तविक संख्या उत्पन्न होता है। और ये जो परिमेय संख्या है इसके बारे में हम समझेंगे, और अपरिमेय संख्या है इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो परिमेय संख्या में हमें क्या क्या पढ़ना है और अपरिमेय में क्या क्या पढ़ना है, उसको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। देखिए, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा संख्या परिमेय है और कौन सा संख्या अपरिमेय है। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए जाए और पूछा जाए कि बताइए कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है, तो कैसे आप पता करेंगे। उसके लिए मेरे पास दो नियम है, यहाँ देख सकते हैं आप। एक तो है ये जो मेरा रेशनल नंबर है परिमेय संख्या, उसके लिए दो नियम है, और जो इरेशनल नंबर है उसके लिए दो नियम है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम रेशनल नंबर को जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। यहाँ देखिए, जब भी हमें रेशनल नंबर का पहचान करना होगा, रेशनल मीन्स क्या होता है, परिमेय संख्या। जब भी हमें परिमेय संख्या का पहचान करना होगा तो हमें एक चीज पे ध्यान देना है, उसमें नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है कि वो रिपीटिंग हो जाएगा। जो परिमेय संख्या होता है या तो वो कट जाएगा या फिर वो रिपीट होगा। फिर से समझिए, जो परिमेय संख्या होता है या तो वो कट जाएगा या फिर वो रिपीट होगा। दो ही काम होगा अगर परिमेय संख्या होगा तो। अगर परिमेय संख्या नहीं होगा तो ये दोनों होगा। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या होगा तो या तो वो कट जाएगा या फिर वो रिपीट होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आइए यहाँ पे देखते हैं। पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, टर्मिनेटिंग। तो हम पहले टर्मिनेटिंग के बारे में जानेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं इसे समझने के लिए। यहाँ देखिए, मान लीजिए मेरे पास दिया गया 7 और बटे 2। यहाँ देखिए, इसको हम भाग देके देखते हैं, अगर ये कट जाएगा तो इसी को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है कट जाना। इसको भाग देके देखते हैं, 2 से भाग देंगे 7 में, क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, ये 1 हो जाएगा, यहाँ दशमलव लगेगा तो 0 आ जाएगा, और 2 पंचे 10। देखिए, ये मेरा कट गया। तो जो कट जाएगा ना उसी को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो जो कट जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यहाँ देखिए, ये मेरा परिमेय संख्या हो गया, ये कट गया तो परिमेय संख्या हो गया, और ये तो ऑलरेडी पहले से बटा में है तो ये भी परिमेय संख्या ही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि गिनती की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, चाहे आप माइनस में ले ले या चाहे आप प्लस में ले ले, इन सभी के नीचे हम आसानी से एक दे सकते हैं। ये सभी मेरे क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए 9/5 ये मेरा परिमेय संख्या है,
ये देखिए 9/8 ये मेरा परिमेय संख्या है, ये है देखिए यहाँ पे ये भी मेरा परिमेय संख्या है, पूर्णांक में है फिर भी ये मेरा परिमेय संख्या है। जब हम पूर्णांक को तोड़ेंगे तो ये बटे के रूप में हो जाएगा 9/81 और ये हो जाएगा 90 और बाई 9। देखिए ये मेरा क्या हो गया, बटे के रूप में हो गया। इसे आप चाहे तो कटा भी सकते हैं, 10 से कट जाएगा ये मेरा। देखिए तो ये मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये तो मेरा साधारण वाला है परिमेय संख्या, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब आइए कुछ और परिमेय संख्या लेंगे। यहाँ देखिए ये तो मेरा टर्मिनेटिंग था, जो कट जाएगा वो मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। और ये क्या यहाँ पे कह रहा है, रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, दोहराना। कोई ऐसी भी संख्या हो सकती है जो ना कटे और दोहराते चला जाए। कोई ऐसी भी संख्या होती है जो कटती नहीं है, दोहराते चली जाती है। जैसे आइए यहाँ देख सकते हैं आप, हम ले लेते हैं 1/3 को। ठीक है, देखते हैं भाग देके ये कट रहा है कि नहीं। 3 से भाग दे देंगे हम 1 में, 3 के टेबल में 1 नहीं आता है तो यहाँ 0 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, यहाँ देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, घटेगा तो 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 लाएंगे, ये हो जाएगा 3 तिया 9, फिर घटेगा तो 1 हो जाएगा। फिर 0 लाएंगे अपने से, क्या यहाँ पे क्या हो गया, 3 तिहाई 9, ये मेरा 1 हो गया। देखिए ये इसी तरह चलते रहेगा, ये कटेगा ही नहीं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, फिर एक और 0 लाएंगे, ये 3 तिया 9, फिर इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कभी भी नहीं कटेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। तो जो कभी ना कटे और चलते रहे, ये देखिए क्या हो गया, ये मेरा यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो मेरा इस साइड में आया है, ये देखिए इस पे आपको ध्यान देना है। ये तो 1/3 है, ये बटे के रूप में है तो ये मेरा परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें ध्यान देना है हमको, दशमलव के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये तो मेरा परिमेय संख्या है ही, लेकिन इसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें बात करना है रिपीटिंग के बारे में। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, 0.3333 और ये नहीं कटेगा, ऐसे चलते जाएगा, डैश डैश डैश। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, बार बार 3 रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट होगा वो मेरा परिमेय संख्या होगा। कोई भी अंक हो अगर रिपीट होता है तो मेरा परिमेय संख्या होगा, लेकिन रिपीट नहीं होगा तो वो मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए ये मेरा रिपीट हो गया तो क्या हो गया, ये मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ 3 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार 3 ही आ रहा है, तो ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं रिपीट वाला। यहाँ देखिए मान लीजिए कि मेरे पास दिया गया है 3.142, ठीक है, और 857, और ये बार बार मेरा रिपीट होगा। तो रिपीट होगा तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे कर देंगे, जो भी रिपीट होता है ना उसके ऊपर हम रेकरिंग दे देते हैं। रिपीट का मतलब होता है रेकरिंग। ये देखिए ये रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0.3। ये बार बार 3 आ रहा है तो 3 के ऊपर हम रेकरिंग दे देंगे। ठीक है जी, तो ये भी मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और ये भी मेरा परिमेय संख्या ही है। जो बार बार रेकरिंग आता है ना, यहाँ देखिए ये रेकरिंग आ गया, जो बार बार दोहराएगा उसके ऊपर हम रेकरिंग देकर उसको दर्शा सकते हैं। यहाँ देखिए ये भी संख्या है 142 और 857, बार बार मेरा आते रहेगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर रेकरिंग दे दिया है। जो संख्या बार बार आता है उसके ऊपर रेकरिंग रहता है। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि जिस भी संख्या के ऊपर रेकरिंग होगा वो मेरा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चाहे कहीं भी आप रेकरिंग देख ले तो आपको समझ जाना है कि वो मेरा परिमेय संख्या है। और एक इस तरह का जो संख्या आएगा ना, बार बार जो पुनरावृत्ति करता जाएगा, ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो बार बार रिपीट होगा वो भी मेरा परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, पहला शर्त क्या है, या तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ देखिए, या तो ये कट जाएगा, या तो ये बटे के रूप में रहेगा। ये तो हम पहले से ही जानते हैं, बटा के रूप में होगा तो परिमेय, और टर्मिनेट हो जाएगा तब भी परिमेय। यहाँ देखिए, और जिसके ऊपर ये रेकरिंग होगा वो भी परिमेय। ये देखिए दोनों के ऊपर रेकरिंग है तो ये मेरा दोनों परिमेय संख्या है। ठीक है, रेकरिंग होगा वो परिमेय हो जाएगा, टर्मिनेट होगा वो परिमेय हो जाएगा, और जो रिपीट होगा वो भी परिमेय होगा। यहाँ देखिए ये रिपीट हो रहा है तो ये भी मेरा परिमेय संख्या है। ठीक है जी, और एक और बात कर लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में। इधर आइए, यहाँ पे जगह नहीं, इस साइड में देख लेते हैं। एक हमें क्या ध्यान देना है, परफेक्ट स्क्वायर पे ध्यान देना है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ कि वैसा संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए। जैसे यहाँ देखिए कोई संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं यहाँ पे √9। तो देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल नहीं निकालने आता है तो हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 3, 3 तिहाई 9। देखिए यहाँ पे दोनों 3 मिल गया तो मिल के ये मेरा बाहर निकल जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना आ गया, 3। तो जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा वो मेरा होगा परिमेय संख्या। ठीक है, एक और संख्या लेते हैं, यहाँ पे √4। देख सकते हैं आप, यहाँ पे 4 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4। यहाँ देखिए दोनों 2 मिलके बाहर आ गया तो ये मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। मतलब जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो मेरा परिमेय संख्या होगा। जैसे
यहाँ देखिए 100 को ले लेते हैं, इसको भी हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं ये मेरा हो जाएगा 2 गुणा 2 और गुणा 5 गुणा 5। देखिए 50 25, 25 दूना 50 और 50 दूना 100। यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों 5 मिल गया और यहाँ पे ये दोनों 2 मिल गया, तो ये दोनों 2 मिल के एक यहाँ बाहर आ गया, ये दोनों 5 मिल के बाहर आ गया। इसको गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10। देखिए 10 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम आसानी से 1 दे सकते हैं। तो ये सब मेरे क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें 4 बात पे ध्यान रखना है, या तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा वो मेरा परिमेय होगा, या फिर जो रिकरिंग वाला होगा ना, यहाँ देखिए वो मेरा परिमेय होगा, या फिर जो बार बार रिपीट करे वो परिमेय होगा, या फिर जो टर्मिनेट हो जाए वो परिमेय होगा। ठीक है, जैसा कि 2 हमने यहाँ पे लिख दिया है, एक टर्मिनेट होने वाला और एक रिपीट होने वाला संख्या जो होगा वो मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या, और एक जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो मेरा परिमेय हो जाएगा, और एक जिसके ऊपर रेकरिंग होगा वो मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये तो था मेरा परिमेय संख्या। अब आइए कुछ अपरिमेय संख्याओं को देखते हैं। यहाँ देखिए ये मेरा अपरिमेय संख्या का प्रकार, देख सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए अपरिमेय संख्या यहाँ पे दिया गया है, इसका भी प्रकार उसी तरह है। इसको कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानने का 2 नियम है, जैसा कि इसका 2 नियम था उसी तरह इसका भी 2 नियम है। ये मेरा क्या था, टर्मिनेटिंग था और रिपीटिंग था, लेकिन ये ठीक उसका विपरीत हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जिसको हम नॉन रेकरिंग भी इसमें आता है। आइए देखते हैं इसको। यहाँ देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मान लीजिए कि हम कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम पहले क्या बात करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग का, वैसा संख्या जो टर्मिनेट ही नहीं होता है। मतलब टर्मिनेट का मतलब क्या हुआ, जो संख्या कटता ही नहीं है वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये मेरा क्या है, √3 है, ये मेरा क्या है, √2 है, ये मेरा क्या है, √5 है। ये सभी मेरे अपरिमेय संख्याएं हैं। जो भी संख्या रूट के अंदर होगा और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ देखिए इन सभी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो मेरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या था, परफेक्ट स्क्वायर था, लेकिन ये ठीक उसका विपरीत है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये। ठीक है, तो जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा वो मेरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है जी, और एक और देखते हैं। यहाँ पे एक और नियम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए कोई भी संख्या हो जो रूट के अंदर हो और वो प्राइम नंबर हो, प्राइम मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या हो। ठीक है, यहाँ देखिए कोई भी संख्या होगा जो रूट के अंदर होगा और वो अभाज्य संख्या होगा, वो मेरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम कोई संख्या को ले लेते हैं जो मेरा अभाज्य होगा। यहाँ देखिए ये मेरा 2 क्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। अगर ये रूट के अंदर है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय, जैसा कि अभी अभी आपको हमने यहाँ पे बताया है। यहाँ देखिए ये मेरा √7 है, ये मेरा क्या है, 7 क्या है जी, 7 मेरा अभाज्य संख्या है, तो ये रूट के अंदर है। जब भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर होगा तो वो मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जब भी अभाज्य संख्या रहेगा ना रूट के अंदर तो मेरा अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भाज्य संख्या भी इसके अंदर आ जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये √6 है, ये मेरा भाज्य संख्या है, तो ये जो भाज्य संख्या है इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आपको इतना समझना है कि वैसा संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो मेरा होता है परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो मेरा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, आइए एक और देखते हैं उदाहरण। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हम कोई ऐसा संख्या अब लेंगे जो मेरा नॉन रिपीटिंग हो। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, जो मेरा रिपीट ही ना हो, और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग हो। पहले टर्मिनेटिंग को देखते हैं। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, कटने वाला। यहाँ देखिए हम मान लीजिए कोई संख्या ऐसा लेंगे जो मेरा कटे ही ना। जैसे ये देखिए 0.2012001200 और डैश 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 डैश। ठीक है, आप जानते हैं कि जिस भी संख्या का अंत में डैश रहता है वो मेरा क्या होता है जी, परिमेय संख्या होता है। अभी अभी आपने देखा है, लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान लगाना है। देखिए उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि उसमें संख्या बार बार रिपीट होता है, एक ही संख्या बार बार रिपीट होगा। लेकिन यहाँ देखिए ये 12 पे 0 है, ये 12 पे 00 है, ये 12 पे 000 है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए एक एक 0 बढ़ता चला जा रहा है, तो जहाँ पे एक एक 0 बढ़ता जाएगा या फिर एक एक अंक बढ़ता चला जाए वो मेरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ देखिए बार बार 0 की पुनरावृत्ति हो रही है, 0 बढ़ता जा रहा है, 0 बढ़ता जा रहा है, तो जहां भी ऐसा हो वो मेरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, और उदाहरण ले लेते हैं। सपोज कीजिए कोई और संख्या हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 डेसिमल 10 11 12 13
डैश डैश डैश। आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी संख्या जो ना रिपीट नहीं हो पा रहा है। अगर कोई संख्या रिपीट होता बार 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 तो वो मेरा परिमेय होता, लेकिन यहाँ पे कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा अपरिमेय। देखिए ये क्या है, मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, कट भी नहीं रहा है, और ना ही ये मेरा रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये ना तो कट रहा है, देखिए ये ना तो कटेगा और ना ही ये मेरा रिपीट होगा। ठीक है, तो वैसा संख्या जो ना कटे और ना रिपीट हो वो मेरा होता है अपरिमेय संख्या। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए 4 नंबर में हम उदाहरण लेंगे, ऐसा उदाहरण लेंगे जो कि मेरा नॉन रेकरिंग हो। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या हुआ, जिसके ऊपर रेकरिंग होगा ही नहीं। यहाँ पे भी देखिए इसमें भी रेकरिंग नहीं है, क्योंकि ये देखिए बार बार नहीं दोहरा रहा है, इसके ऊपर हम रेकरिंग नहीं दे सकते हैं। अगर ये दोहराता तो इसके ऊपर हम आराम से रेकरिंग दे सकते थे, ये भी उसी तरह हो जाएगा। अगर ये दोहराता तो इसके ऊपर हम रेकरिंग दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोहरा ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम रेकरिंग नहीं दे सकते हैं। मतलब क्या है, जो अपरिमेय संख्या होगा उसके ऊपर रेकरिंग नहीं होता है, लेकिन जो परिमेय होगा उसके ऊपर रेकरिंग होता है। ठीक है, अब चलिए कुछ ऐसी संख्या लेते हैं जो मेरा दशमलव में हो। यहाँ देखिए, सपोज करिए कि कोई संख्या है रूट के अंदर 1/6, ये रूट में क्या है 1/6। तो जो भी संख्या रूट में रहेगा 1/6 डिसिमल के अंक में, जो भी संख्या अगर रूट में रहे और डिसिमल के अंक में रहे वो मेरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये देखिए ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आप चाहे तो इसको अपने मोबाइल से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर में जाकर। ठीक है, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेरा अपरिमेय संख्या है, इसका मान कभी भी नहीं निकलता है, इसका जितना आप मान निकालेंगे ना उतना निकलेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चूंकि इसका मान निश्चित नहीं हो रहा है, श्योर मान नहीं है, इसलिए ये मेरा अपरिमेय संख्या है। उसी तरह इसका भी श्योर मान नहीं है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए रूट के अंदर और वो दशमलवांक में हो, तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया, ये मेरा अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, जो भी संख्या आप ले सकते हैं, ले सकते हैं, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए ये सभी मेरे हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। सिर्फ इसको रूट के अंदर होना चाहिए और दशमलव में होना चाहिए। ठीक है, अब आइए कुछ बटे वाला संख्या लेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, मान लीजिए मेरे पास √3 और बटा √2 है और इसके पहले माइनस है। ठीक है, ये 3 है। तो बताइए ये कौन सा संख्या है, ये बटे के रूप में है, p/q के रूप में है, तो ये कौन सा संख्या है। यहाँ देखिए ये मेरा परिमेय नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये भी पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए पूर्णांक होना जरूरी है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे करके जो भी संख्या आएगा वो मेरा अपरिमेय हो जाएगा। एक और देखिए, मान लीजिए यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √7 है। बताइए कौन सा संख्या है, ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए ना ये पूर्णांक है और ना ये पूर्णांक है, दोनों में कोई पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम ले लेते हैं √4 और नीचे ले लेते हैं √9, तो देखिए 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। ये देखिए इसका वर्गमूल निकल गया, ये बटे के रूप में आ गया, p/q के रूप में आ गया, और ये दोनों मेरा पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल निकल जाए। यहाँ देखिए 4 का भी वर्गमूल निकल गया और 9 का भी वर्गमूल निकलेगा, तो ये क्या हो गया, मेरा परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो इसको आप अपरिमेय संख्या में नहीं गिनती करेंगे, ये मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या। चूंकि ये मेरा क्या है, इसका वर्गमूल आ जा रहा है, इसलिए ये मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब आइए एक ऐसी क्वेश्चन पे बात करते हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जो मेरा संख्या है वो मेरा अपरिमेय है। जैसे यहाँ देखिए, आप जानते हैं कि पाई ये कोई संख्या होता है, ये मेरा पाई है और पाई का वैल्यू होता है 22/7। इसको आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में 1 नंबर के लिए आ जाता है। ये देखिए ये जो पाई है ना, इसका वैल्यू कभी भी हम नहीं निकाल सकते हैं। पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो इतना नहीं होता है। ये जो है ये मेरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का, ये एवरेज वैल्यू है पाई का। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू क्यों लिया गया, जब भी हमें मान निकालना होता है तो इस एवरेज वैल्यू को हम रखते हैं। यहाँ देखिए ये p/q के रूप में है और ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या। चूंकि ये p/q का रूप का है, पॉजिटिव इंटीजर है और q 0 नहीं है। यहाँ देखिए q भी 0 नहीं है, तो ये तीनों शर्तों को फुलफिल कर रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन ये जो पाई है ना, ये मेरा अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए मान लीजिए हम पाई को ले लेते हैं, तो ये मेरा पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब 2 पाई ले लेंगे, 2 के साथ क्या आ गया, पाई आ गया। तो ये जहां भी पाई रहे ना, आपको देख के समझ जाना है अपरिमेय संख्या हो।
चाहे हम इसको ऐसे ही क्यों ना लिख दे, ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर तो यहाँ पे क्या बच गया, पाई बच गया। तो पाई क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। या फिर हम आपको घुमा के लिख दिया ऐसे 3π/2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ देखना है कि यहाँ पे पाई है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ देखिए, यही मेरा अपरिमेय हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा परिमेय। 22/7 क्या है, परिमेय है। पाई क्या है, अपरिमेय है। अब ये जो 22/7 है, ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो आप कहेंगे सर पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो यहाँ देखिए, जो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू होता है ना, वो होता है 3.141, और ऐसे ही आगे चलता जाता है ये, ठीक है। इसके आगे होता है 59265 और डैश 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 डैश, इसके आगे बहुत सारा जा सकता है। इसको आप जहां तक लिखेंगे वहां तक जाएगा। ये मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में भी हो सकता है, क्योंकि हर साल इसके ऊपर कंपटीशन होता है कि कौन इसका कितना मान निकालता है। जो इसका ज़्यादा मान निकालता है उसका रिकॉर्ड हो जाता है गिनीज वर्ल्ड बुक में, ठीक है। तो ये जो है, ये जो मेरा पाई है, इसका वैल्यू अनंत आता है, इसका वैल्यू आप कभी भी नहीं निकाल सकते श्योर, ठीक है। तो इसलिए ये पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जिसका वैल्यू कभी भी श्योर ना निकले वो मेरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ये पाई अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय, इसका जो ये वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो मेरा अपरिमेय है। लेकिन ये जो है 22/7 ये मेरा परिमेय है, क्योंकि ये देखिए ये बटे के रूप में है, तो ये मेरा परिमेय है, ठीक है। ये मेरा परिमेय है, लेकिन ये पाई जो है ये मेरा अपरिमेय है और इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी अपरिमेय है, ठीक है। तो आपको इसमें डाउट नहीं लेना है, आपको इसको समझ लेना है बढ़िया से। तो ये था स्टूडेंट्स मेरा परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट। अब आइए देखते हैं हमें अपने चैप्टर में क्या पढ़ना है। ये देखिए, ये जो हमें दिया गया है ये हमें अपने चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ देखिए, इन सभी को अपने चैप्टर में पढ़ना है। क्या क्या दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ये हमें चैप्टर 1.1 में पढ़ना है। जो मेरा एक्सरसाइज है 1.1, उसमें हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम बढ़िया से बात करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, और इसी का प्रयोग करके हम अपने प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये जो हम दिए गए हैं ना यहाँ पे, ये जो सारे सम संख्या है, विषम संख्या है, परिमेय अपरिमेय, जितना भी मैंने आपको समझाया है, इन सभी का जरूरत पड़ेगा आगे, ठीक है। इसी का प्रयोग करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसका भी प्रयोग करना पड़ेगा वहां पे, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ये हमें 1.1 में पढ़ना है। और ये देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है वो 1.2 में पढ़ना है। उसी तरह जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा वो हमें पढ़ना है 1.3 में, और परिमेय संख्याओं का उनके दशमलव का जो पुनः भ्रमण होता है वो हमें पढ़ना है 1.4 में। उसमें हम जानेंगे कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे थोड़ा समझ लिया है, और जो बाकी है इसमें उसको हम आगे समझाएंगे प्रश्नावली 1.4 में, ठीक है। और अपरिमेय संख्या जहां सिद्ध करना होगा वहां भी आपको हम इसके बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स हम जानेंगे क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। ये जो लेक्चर है इसमें मैंने सिर्फ बताया है कि जो वास्तविक संख्या है क्या है, ये कहाँ से आए, ठीक है, और किस चीज से मिलकर बना, संख्याएं क्या होती है, इन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया है। वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, इसके बारे में हमने इसमें बात किया है। अब हमारा जो आगे आने वाला लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, और इसी का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वो मेरा लास्ट पार्ट होगा, ये मेरा सेकेंड पार्ट था, और वो मेरा थर्ड पार्ट होगा इंट्रोडक्शन का। उसके बाद हम डायरेक्टली अपने एक्सरसाइज को प्रस्थान करेंगे, ठीक है। तो इन सभी का प्रयोग करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया आप हमारे चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।